कांग्रेस ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के साथ हुए हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई है और इस मामले में चुनाव आयोग से चिट्ठी लिखकर जांच की मांग भी की गई है। इसके साथ ही नाना पटोले की सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी मांग यहां पर की जा रही है। और मंगलवार की रात महाराष्ट्र के भंडारा जिले में नाना पटोले की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हालांकि इस हादसे में कार में सवार किसी को चोट नहीं आई थी और इस हादसे के पीछे कांग्रेस नेता लगातार साजिश की आशंका जता रहे हैं। कर पाएगी और इसके लिए सीबीआई को बंगाल सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी। संदेश खाली की महिलाओं को और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का ये पहला पड़ाव है। संदेश खाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में 4 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी और सुनवाई में अदालत ने कहा था कि अगर संदेश खाली में लगाए जा रहे आरोपों में 1% भी सच है तो वो शर्मनाक है, क्योंकि संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी से निलंबित हो चुके शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों में महिलाओं का शोषण और आदिवासियों की जमीन हथियाने के आरोप शामिल थे और इस वजह से संदेश खाली की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा था। संदेश खाली सुलग उठा था। नेताओं के बीच संदेश खाली जाने की होड़ लग गई थी। संदेश खाली के नजदीक हुई अपनी रैली में प्रधानमंत्री ने भी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की थी। उन्होंने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे पर बंगाल सरकार पर तीखे हमले किए थे। देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की थी, लेकिन वो पूछताछ संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में हुई थी। लेकिन सीबीआई उनसे फिर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अब उसके पास संदेश खाली के दूसरे मामले भी हैं और उन मामलों के तार भी शाहजहां शेख से जुड़े हैं और शाहजहां शेख के खिलाफ संदेश खाली की महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए अधिकारियों से पूछताछ के मामले में बंगाल पुलिस को फटकार लगाई और एनआईए अधिकारियों को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर से एनआईए ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पिछले हफ्ते ये कार्रवाई 2022 में हुए धमाके के मामले में हुई थी, लेकिन इसी दौरान एनआईए की टीम पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लग गया था। भूपति नगर पुलिस ने एक दिन पहले एनआईए के अधिकारियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए भी बुला लिया था, लेकिन अगले ही दिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को फटकार लगाई और बंगाल पुलिस को एनआईए अधिकारियों को गिरफ्तार न करने के निर्देश दिए। साथ ही अदालत ने निर्देश दिए कि एनआईए अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जाए और पूछताछ से करीब 72 घंटे पहले नोटिस दिया जाए। यानी कलकत्ता हाईकोर्ट ने भूपति नगर कांड में एनआईए अधिकारियों को गिरफ्तारी से सुरक्षा कवच दे दिया और इस मामले में बंगाल पुलिस से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। इधर बिहार के औरंगाबाद में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सभा में उस वक्त भगदड़ मच गई जब वहां टी शर्ट लूटने के लिए लोग एक दूसरे से भिड़ गए। बताया गया कि वो सारी टी शर्ट तेजस्वी की सभा के बाद लोगों में बांटी जानी थी, लेकिन तेजस्वी यादव के वहां से जाते ही लोगों में टी शर्ट लूटने की होड़ मच गई। तस्वीरों में दिखा कि लोगों की भीड़ मंच पर उस जगह पहुंच गई जहां बड़े पैमाने पर टी शर्टों को रखा गया था। टी शर्ट लेने के लिए लोग एक दूसरे से भिड़ गए। काफी मेहनत के बाद कुछ लोगों के हाथ वो सफेद रंग की वो टी शर्टें लग भी गईं और वो उन्हें लेकर भीड़ से इस तरह निकले जैसे कोई जंग जीत ली हो। हालांकि टी शर्ट लूटने के बाद भी कुछ लोग उन्हें अपने साथ नहीं ले जा पाए, क्योंकि मंच से नीचे उतरते ही उनके साथ छीना झपटी हो गई। बताया गया कि टी शर्टों की लूट से कुछ देर पहले भी वहां जमकर हंगामा और मारपीट हुई और ये तब हुआ जब तेजस्वी यादव सभा को संबोधित कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक मंच के करीब पहुंचने की कोशिश में कुछ लोग भिड़ गए, जिसके बाद उन्होंने वहां बैठने के लिए रखी कुर्सियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। तेजस्वी की रैली के बाद वहां सैकड़ों टूटी कुर्सियां जमीन पर बिखरी नजर आईं। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन को सख्त जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया कि अगर भारत भी चीन के शहरों के नाम बदल दे तो क्या होगा। राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि जगहों के नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर सैनिक स्कूलों का निजीकरण करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा। इस पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि पीपीपी मॉडल के जरिए इन स्कूलों का निजीकरण किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि उमर खालिद ने साजिश के तहत सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव फैलाया। इस मामले में वो सितंबर 2020 से ही जेल में बंद है। इधर कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आमने सामने आ गए। वहां बीजेपी नेता तमाग घोष
अपने कुछ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पुलिस थाने में इस बात की शिकायत करने पहुंचे थे कि किसी ने उनके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा। लेकिन जैसे ही वो पुलिस थाने पहुंचे, वहां टीएमसी के कई कार्यकर्ता भी आ धमके। और फिर तो कोलकाता के अहमद स्ट्रीट थाने के सामने अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को पीएम नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया है। मैगजीन न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। देश में हर वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंक का खात्मा हुआ है और वहां बदलाव की बयार साफ नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी नेता तमाग्र घोष और उनके समर्थक थे, तो दूसरी तरफ टीएमसी के कई कार्यकर्ता। हंगामा ऐसा कि थाने के सामने की पूरी सड़क ही जाम हो गई। वहां इतनी भीड़ जमा हुई कि उस सड़क को पार करना तो दूर, उसके दूसरी तरफ देख पाना तक मुश्किल हो गया। बीजेपी नेता तमाग्र घोष ने आरोप लगाया कि उनके घर पर लगे कुछ सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए और कुछ के तार काट दिए गए। इसके लिए उन्होंने इशारों में टीएमसी के लोगों को जिम्मेदार बताया। मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ पे सीसीटीवी कैमराओं को तोड़ा गया है। रात में आके उसका फुटेज एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस हंगामे के दौरान वो पूरी सड़क किसी अखाड़े में तब्दील दिखी। बीजेपी के कार्यकर्ता तो गाड़ियों में भर भर कर वहां पहुंचे और दूसरी तरफ टीएमसी के समर्थक भी वहां झंडा बुलंद करते दिखे। इस दौरान दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे से दूर रखने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। वो एक तरफ के लोगों को पीछे धकेलते तो दूसरा पक्ष हावी होने लगता और यह हंगामा काफी देर तक चला। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर वहां से अलग कर दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कह दिया कि इस मामले में पतंजलि ने जानबूझकर अदालत के 3 आदेशों की अनदेखी की, लिहाजा वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वामी रामदेव और बालकृष्ण के वकील बार बार माफी देने की बात करते रहे। कोर्ट में सुनवाई के वक्त स्वामी रामदेव और बालकृष्ण भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के दूसरे हलफनामे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पतंजलि ने अपने हलफनामे में धोखाधड़ी की है। कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अनदेखी की गई। इसके बाद कोर्ट ने स्वामी रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे हलफनामे को कागज का टुकड़ा तक बता दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि इस देश की अदालतें अंधी नहीं है, कोर्ट को सब दिखता है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पतंजलि की तरफ से कोर्ट में पेश हुए मुकुल रोहतगी ने सफाई दी कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सफाई पर नाराजगी जाहिर कर दी और दो टूक कहा कि गलती हुई है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि समाज में सही संदेश जाना जरूरी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तराखंड के ड्रग्स लाइसेंसिंग विभाग के 3 अफसरों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश भी दिए, क्योंकि सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह बात पता चली कि उन तीनों अफसरों ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में नियमों की अनदेखी की थी। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी एक बार फिर सड़कों पर उतरी। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास